नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आज से उत्तराखंड में बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर बात करें जिन्हें बूस्टर डोज लगेगी, 60 साल से ऊपर के लोगों को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद में तीसरी डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये डोज लगाई जाएगी। बूथों पर 20% वैक्सीन उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और 20% वैक्सीन उपलब्ध होगी। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये डोज लगाई जाएगी। जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और इस बूस्टर डोज के लिए आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आप जाकर किसी भी स्वास्थ्य टीकाकरण विभाग पर पहुंचकर इस टीके को लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ज़रूरी नहीं। जितने भी बूथ हैं, चूँकि यहाँ इलेक्शन हैं और तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके मद्देनज़र अब जो ये कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लग रहा है, ये आपको किसी भी जगह उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। जो भी बूथ होंगे वहाँ पर भी इसकी उपलब्धता होगी। लोग यहाँ जाकर टीका लगवा सकते हैं। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं एक बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए या कोविड-19 से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 80 साल से ज़्यादा के लोगों को ये बूस्टर डोज लग रही है। इसके अलावा 60 से ज़्यादा वो लोग जिन्हें जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी ये बूस्टर डोज लग रही है। और रोहित सोनी की ओर सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं रोहित सोनी। रोहित, एक बेहतरीन शुरुआत है ये, और बूस्टर डोज जो है वो सभी जगह लगनी शुरू हो गई थी। अगर विदेश की बात करें वहाँ पर भी बूस्टर डोज लग रही थी, अब यहाँ पर भी बूस्टर डोज लगने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं तेजी से फैलते जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य और केंद्र सरकार इस बाबत जोर दे रही है कि जो बूस्टर डोज है लगाना शुरू कर दिया जाए। इसके लिए 10 जनवरी जो है तिथि नियत की गई थी और आज से जो है यह प्रक्रिया भी, यानी कि एक व्यापक स्तर पर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और खास बात सबसे है कि इसमें जो सबसे पहले लोगों को शामिल किया गया वो 80 साल से अधिक के उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं। इसके अतिरिक्त जो 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं या जिनमें थोड़ी दिक्कतें या फिर जो बीमार हैं उनको लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इसके साथ ही जो अब आगामी चुनाव है, तो चुनाव में जो लोगों को अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन अधिकारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल कर लिया गया है। तो फिलहाल इस बाबत जोर दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भी जो अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जो है चुनाव में लगाई जाएगी उनको भी 3rd डोज लगा दिया जाए और जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी लगा दिया जाए। कुल मिलाकर फिलहाल इस बाबत जोर यह दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज के अलावा यानी कि दूसरी डोज ले ली है, उन लोगों को अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस बाबत भी जोर दिया जा रहा है कि अगर तीनों डोज लगा दिए जाते हैं, यानी कि बूस्टर डोज लग जाता है, तो इसके बाद जो लोग पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। हालांकि इससे ये नहीं है कि मास्क नहीं पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करना होगा, ये सब करना होगा, लेकिन फिलहाल उनको अस्पतालों तक जाने की नौबत नहीं आएगी। वो घर में ही अगर उनको कोविड संक्रमित होती भी है तो तत्काल 2-3 दिनों में जैसे हमने पिछली बार देखा रोहित, कोविड के टाइम में, डेल्टा के टाइम में, या जब शुरू में ही जब कोविड की शुरुआत हुई थी, तब हमने देखा कि लोग गंभीर बीमार हो गए थे, इस कोविड के चलते अस्पतालों में एडमिट हो गए थे। उससे तो राहत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये किसी भी टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध है, लोगों को रजिस्ट्रेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं। तो अब उस समस्या से भी लोग बच गए हैं। कई लोग कहते थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आता, कैसे करें, काफ़ी वक्त उसी में बीत जाता था। और इसी मामले की गंभीरता को, इस तरह की बातों को देखते हुए सरकार ने एक उचित कदम उठाया है कि किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर आप बगैर रजिस्ट्रेशन भी इस बूस्टर डोज को ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पहले ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। जब अगर हम बात करें जब फर्स्ट डोज लगाया जा रहा था, उस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि लोगों को ऑनलाइन सुविधा उतनी जानकारी नहीं थी, तो ये समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया थी थोड़ी लेट हुई। यानी कि जो पब्लिक थी उनको सबसे पहले तो जागरूक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि उनको जागरूक करें, उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उसके बाद से जो दूसरी समस्या सामने आई थी प्रथम यानी पहली डोज के समय में, वह समस्या थी कि लोगों को ऑनलाइन
यानी रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी नहीं थी। तो ठीक उसके है। बाद से धीरे-धीरे इसमें बिल्कुल। ढिलाई बरती गई ताकि जो जी। लोग हैं वह वॉक इन जा करके वहाँ पे वो वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल जब रोहित। सेकंड डोज़ की बात आई, सेकंड डोज़ में भी इस प्रक्रिया को और सरलीकरण किया गया और लोगों को आसानी से यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के यानी जो लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनको मोबाइल चलाना आता है, ठीक जिनको है रजिस्ट्रेशन रोहित। करना आता है, वो आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपना एक स्लॉट बुक बिल्कुल, कर सकते हैं और स्लॉट में लोगों जाकर के लिए ये बेहतरीन कदम जो है इसे कहा जाए। रोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो और इसके अलावा एक अहम खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12:15 बजे ये प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस भवन में ये प्रेस वार्ता की जाएगी। बीजेपी को आचार संहिता मामले पर घेरने की जो कोशिश है हरीश रावत करेंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है इसको लेकर। आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि बीजेपी का पर्दाफाश करूंगा। चलिए एक बार फिर से रुक कर रहे हैं रोहित हमारे साथ लगा। तो ये जो है बीजेपी का पर्दाफाश करने की बात हरीश रावत ने कही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करने की बात कही है। दोपहर 12:15 बजे ये प्रेस वार्ता का वक्त तय किया गया है। तो कांग्रेस भवन में ये प्रेस वार्ता होगी। बीजेपी को आचार संहिता मामले पर घेरेंगे हरीश रावत। उल्लंघन पर बीजेपी का पर्दाफाश करूंगा, ये कहना है हरीश रावत का। उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल में कई जगह इसकी संभावनाएं जताई हैं। आपको बता दें कि हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। कुमाऊं मंडल में बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाली जो जगह है वहां पर बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। लोगों को घर में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं, चूंकि कोविड भी काफ़ी हद तक फैल रहा है। अब ऐसे में लोग जितना घर में रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं, हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावनाएं। कुमाऊं मंडल में भी बारिश बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी श्री तापेश्वर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने तापेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की। सीएम के साथ उनकी माता भी मौजूद थी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री ने चुनावी आगाज किया। सीएम धामी पहुंचे तापेश्वर महादेव के दरबार। धामी ने तापेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। नैनीताल सरोवर नगरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस साल का दूसरा हिमपात हुआ। रात भर बारिश के बाद सुबह तड़के ऊंचाई वाले क्षेत्र स्नोव्यू, चीना पीक, किलबरी, हिमालय दर्शन कई जगह पर बर्फबारी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जहां पर्यटन कारोबारियों के लिए ये शुभ संकेत है। इसके साथ ही मसूरी, रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये 3 तस्वीरें आप जरा देखिए। नैनीताल की ये तस्वीर है, मसूरी की तस्वीर है, रुद्रप्रयाग की तस्वीर है और ये तस्वीरें अमूमन एक सी ही हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जहां यातायात में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। कहीं बर्फबारी के बाद हल्की धूप भी निकली है, आसमान कई जगह साफ भी रहा है, लेकिन कई जगह लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले वक्त में भी ये बर्फबारी जारी रह सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये बर्फबारी की संभावनाएं नहीं जताई हैं। हल्की बर्फबारी, हल्की बारिश भी हो सकती है। ये मौसम अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, मसूरी, नैनीताल की तस्वीरें आपके सामने। तो धुंध भी है, लोगों को यातायात में दिक्कत हो रही है। कई जगह यातायात बाधित भी हुआ है क्योंकि जगह जगह बर्फ़ है। बर्फ़ को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। रह रहकर बर्फबारी हो रही है तो चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर सी बिछी है। ये देखिए, पर्यटक पहुँचे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं ये पर्यटक, क्योंकि बर्फबारी हो रही है जिसका लुत्फ़ उठा। नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग, ये तस्वीरें हैं जहाँ बर्फबारी लगातार हो रही है। और आप ज़रा देखिए, पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़, ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ और चारों ओर ये बर्फबारी। नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग, 3 तस्वीरें। और इसके अलावा भी जो अमूमन तस्वीरें हैं वो एक सी ही हैं क्योंकि चारों ओर बर्फबारी हो रही है। 3 दिन से लगातार चमोली में मौसम बेहद ख़राब है और इसकी वजह से 18 से अधिक गाँव में
जमकर बर्फबारी हुई। इस दौरान औली में बर्फ का उत्सव मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी से फिर से पर्यटक काफी एक बार खुश नजर आ रहे हैं और पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बर्फ का उत्सव मना रहे हैं पर्यटक। जैसा हम ये तस्वीरें लगातार कई जगह की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, एक गांव की ये तस्वीर चमोली के, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं उनके लिए ये एक उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि अमूमन पठारी इलाकों में रहते लोगों के लिए ये बर्फ की चादर देखना अपने में ही एक बड़ा सुखद अनुभव होता है। अब ऐसे में पर्यटक पहुंच रहे हैं हिल स्टेशंस पर, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, बर्फबारी चारों ओर यही जो है हालात भी यही देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें भी यही देखने को मिल रही हैं। और इस बर्फबारी ने जहां लोगों का रास्ता रोका है, यातायात को बाधित किया है, वहीं पर्यटकों के चेहरे पे भी खुशी ला दी है। और आइए इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, रोहित सोनी हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, लगातार हो रही बर्फबारी क्या कह रही है? पर्यटक तो काफी खुश हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, आने जाने में भी परेशानी हो रही है। कई जगह जो है रूट्स भी बाधित हो रहे हैं। बर्फबारी का सिलसिला है वह लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि जो आगामी समय में, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का असर जताए थे, तो मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बारिश का रास्ता जताए थे, जिसका असर जो है देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय की अगर हम देहरादून की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो है बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश के असर बारिश हो सकती है। तो वही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। जो बर्फबारी हो रही समस्याएं हैं, वो खासकर समस्या सबसे ज्यादा ये होती है कि यातायात बाधित हो जाती है। सड़कों पर जब बर्फ गिरता है तो फिसलन सबसे अधिक बढ़ जाती है। यात्रा के लिए अगर कोई पर्यटक जाता भी है या बस से जाती है या फिर परिवहन जो होता है वो बाधित हो जाती है। इसकी वजह से जो है लोगों को आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता है। तो वही इसके एक नुकसान यह भी है कि जो पाइपलाइन है वो कई बार पाइपलाइन जो है फट जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पानी पेयजल की सुविधाएं बाधित जाती है, बिजली आपूर्ति भी सही से नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर देखें, जब बर्फबारी होती है, यानी कि अत्यधिक बर्फबारी होने चलते तमाम जो नुकसानों का जो है सामना भी करना पड़ता है, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोहित, दूसरी जैसे मौसम विभाग ने भी अंदेशा जारी किया है कि आने वाले वक्त में भी बर्फबारी हो सकती है, कई जगह बारिश भी हो सकती है, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार आज, यानी कि आज प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसके मद्देनजर जो है यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जो आवागमन कर रहे प्रदेश में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं इसका एक पहलू का और जिक्र करना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड राज्य में टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं, यात्रा करने आ रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका रहता है कि जब बर्फबारी होती है वह बर्फबारी का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन वही यात्रियों को परेशानी का सबब जब बन जाता है जब सड़कों पर काफी बर्फबारी हो जाती है और आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। उसी क्रम में बात करें तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके अनुसार फिलहाल आज पूरे प्रदेश भर में जो है बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और खास करके बात करें तो कहीं ना कहीं 2500 मीटर से ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी भी लगातार जारी है। यानी पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। तो पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में जो है बारिश का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की उसके अनुसार यही कहा है कि जो यात्री उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर जा रहे हैं, टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, तो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है कि अगर वह पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी का ध्यान रखते हुए मौसम को ध्यान। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोहित हमारे संवाददाता हमें ताजा जो जानकारी है वहां से दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर में भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बागेश्वर जिले के 2,16,765 मतदाता, जिनके लिए 376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कपकोट और बागेश्वर को 4 जोनल और 75 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। बीएलओ को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं की अगर बात करें, पुरुष मतदाताओं की बात करें, इनके लिए पोस्टल बैलेट पेपर मान्य किया गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बागेश्वर जिले के नागरिकों से आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की है। लगभग सभी तैयारी जो इलेक्शन से पहले की अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है। और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में क्योंकि एमसीसी भी लागू हो जाती है तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस में हमारे विदिन 48 आवर्स जो हटाने होते हैं उसकी भी हमने कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है। और जो प्राइवेट प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन अगर किसी ने होर्डिंग्स वगैरह लगा रखी है तो उसको हटाने का भी हमारे यहाँ पे
कार्रवाई हमारी चल रही है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का जो है अनुपालन पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ हम अन्य विभागों के साथ समन्वय बना करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो हमारी प्राथमिक कार्रवाई होती है वो इस समय चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ। जगह जगह जो भी जो सरकारी स्थल है वहाँ पर जो विरूपण हो रखा है जगह जगह प्रचार सामग्रियों से, वो सारा हटाया जा रहा है और शीघ्र ये पूरी तरह से कंप्लीट विद इन टाइम कर लिया जाएगा। लगभग चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव है और सबसे पहले अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के अवैध होर्डिंग और पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में शहर भर में लगे हुए नेताओं के अवैध होर्डिंग, पोस्टर्स, कटआउट को हटाया जा रहा है। शहर भर में फैले होर्डिंग्स को हटाने में अधिकारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि सभी तरह के प्रचार सामग्री हटाने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। तो होर्डिंग्स हटाने की ये कवायद जो है वो आप देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के पोस्टर हटने शुरू हो गए हैं। खबर देहरादून से, आज नव परिवर्तन सभा की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वर्चुअल शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे मनीष सिसोदिया की डिजिटल सभा होगी। 7 दिन तक लगातार वर्चुअली नव परिवर्तन सभा चलेगी। आप नेता इसमें हिस्सा लेंगे। वर्चुअली ये नेता हिस्सा लेंगे, परिवर्तन सभा का हिस्सा बनेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे आप नेता। और दोपहर 12 बजे मनीष सिसोदिया की ये वर्चुअली परिवर्तन सभा। आप नेता वर्चुअल नव परिवर्तन सभा का हिस्सा बनेंगे। पिछले 3 तारीख को हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने नव परिवर्तन सभा देहरादून में की थी। कोविड के चलते वो सभाएं अब वर्चुअली पूरे प्रदेश में होंगी, जिसमें कल 12 बजे हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी सभा करेंगे और ये 70 के 70 विधानसभाओं में सोशल मीडिया के जरिए देखी जाएगी। हमारे दिग्गज नेता 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इसमें भाग लेंगे और हम उत्तराखंड के घर घर तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को पहुंचाएंगे और आम आदमी पार्टी तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग है और उसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। और लंबे वक्त से 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता से पहले पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे को लेकर सरकार ने पुलिसकर्मियों को 2 लाख देने की बात कही। इसके बाद से लगातार पुलिस परिजनों में आक्रोश दिख रहा है। पुलिस परिजन ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचकर हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होगा। चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के लिए 21 जनवरी से नामांकन होंगे। इसके साथ ही आचार संहिता लगते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की भी तैयारियों में जुट गई हैं। अब 15 तारीख तक कोई रैली या जनसभा नहीं होगी। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। सभी पार्टियां सभी 70 सीटों पर कौन से कैंडिडेट होंगे इसको लेकर माथापच्ची करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। इस बीच 15 तारीख तक चूंकि कोई जनसभा नहीं होगी, रैली नहीं होगी, तो इस बीच किस तरह से प्रचार किया जाए इसको लेकर भी मंथन का दौर सभी पार्टियों में जारी है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। और आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने चुनाव की तारीखों की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव जीत हार का नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस को हटाने का है। कोठियाल ने कहा कि 14 तारीख का दिन होगा, मुझे यकीन है लोगों के मन में झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। हमारे साथ उत्तराखंड के 18 लाख लोग अलग अलग गारंटी के माध्यम से जुड़े हैं। कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी जनता से अपनी राय ले रही है, जिससे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को
इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। हमसे कई लोग ऐसी सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, ना इनका कोई कैडर है, ना इनके कोई संगठन है। तो हम बताना चाहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी कैडर हो, 100 साल पुरानी है बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जब हमने बिजली गारंटी स्कीम निकाली तो उसमें कोई 14.5 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जब हमने रोजगार की गारंटी स्कीम निकाली तो 8.5 लाख युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आजकल हम महिलाओं का जो 1,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में भेजेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई 2-2.25 लाख हो गया है। इसी प्रकार से जब हमने तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजने का जो तरीका बताया, उसकी जो घोषणा करी, तो उसमें कोई 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई 18 लाख के करीब ऐसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो लोगों के हो रखे वो डेटा है। तो उनके पास तो केडर वाला होगा कि बीजेपी वाला कांग्रेस में टूट के जा रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी में टूट के जा रहा है, उनका कैडर को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस में जाऊँ। लेकिन हमारे पास में तो जो ज़रूरत है जनता की, तो जनता का असली सोच वाला है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।